यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। देव और उसके 3 साथियों ने थोड़ी ही दूरी पर एक और मार्शल आर्टिस्ट टीम देखी। उस टीम में 5 लोग थे। उन्होंने अभी अभी लोहे की सींगों वाले जंगली सांडों के एक झुंड का शिकार किया था। घास पर 7-8 सांडों की लाशें पड़ी थीं जिनसे खून बह रहा था। कौन है वहां? अचानक एक सख्त आवाज गूंजी। एक चालाक दिखने वाला आदमी जिसकी बाईं आंख पर काला पट्टा था और दायां हाथ यांत्रिक था, देव की टीम को घूर रहा था। क्या तुम हमारी शिकार छीनना चाहते हो? दूसरे ने ठंडे स्वर में कहा और झुककर अपनी स्नाइपर राइफल देव और उसके साथियों की ओर तान दी। बाकी 3 लोग भी क्रोध भरी नजरों से उन्हें देख रहे थे, जैसे किसी भी पल हमला कर देंगे। मुसीबत है, इन्होंने अभी अभी इन सांडों का शिकार किया है और हम यहाँ आ गए, इन्हें लगेगा कि हम इनका शिकार छीनने आए हैं, लिकिंशु ने कहा और सबके चेहरे थोड़े गंभीर हो गए। यह उनका जंगल में पहला शिकार अभियान था, लेकिन वे मार्शल आर्टिस्ट फोरम से कुछ अनकहे नियम जान चुके थे। जब कोई टीम शिकार कर चुकी हो तो उसके आसपास न जाना ही बेहतर होता है, वरना उन्हें लगेगा कि तुम शिकार छीनने आए हो और वे बिना सोचे हमला कर सकते हैं। ये नियम इसलिए बना क्योंकि शिकार छीनने की घटनाएं बहुत बार हो चुकी हैं। शहरों में कानून लोगों को बांधता है, लेकिन जंगल, वहाँ कोई कानून नहीं। जब फायदा बड़ा हो तो इंसान जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए जंगल में भी कई अनलिखे नियम बन चुके थे। अगर ध्यान न दिया जाए तो गलतफहमी और मौत दोनों हो सकती हैं। चलो यहाँ से, देव ने लिंगजन, लिकिंशु और शीमेंग को इशारा किया और सब धीरे धीरे पीछे हटकर दूसरी दिशा में चले गए। उन 5 ने जब देखा कि देव की टीम जा रही है तो उन्हें समझ आया कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। इसलिए उन्होंने हमला नहीं किया, लेकिन जाते हुए नजरें उन पर टिकाए रखीं। वे 4 लोग अभी अभी तो स्कूल से निकले हुए लगते हैं। 4 नौसिखिए जंगल में शिकार करने आए हैं, ये तो सीधी मौत को बुलावा है। स्नाइपर सुनील ने हंसते हुए कहा। शायद रात नहीं काट पाएंगे, लूजीत ने भी तिरस्कार भरे लहजे में कहा। नहीं, मैं उस लड़के को पहचानता हूं जिसकी पीठ पर तलवार थी। कप्तान लूव्रज ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और आंखें सिकोड़ लीं। कप्तान, कल कसाई जिंजीत ने जो फोटो भेजा था उसमें यही लड़का था, टीम के एक सदस्य ने याद दिलाया। हाँ, वो लड़का देव था। लूव्रज की आंख चमक उठी। हाँ, क्या किस्मत है, हमें यहाँ देव मिल गया। भाइयों, अब बड़ा धंधा हाथ लग सकता है, लूव्रज ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। बड़ा धंधा? वो 4 कच्चे खिलाड़ी, स्नाइपर सुनील, लूजीत और बाकी हैरान थे। वाइपर टीम का व्यवसाय हमेशा बहुत विस्तृत रहा था, सिर्फ जानवर नहीं, कभी कभी इंसानों का भी शिकार। पैसे मिले तो कुछ भी कर जाते, परंतु 10-20 करोड़ का काम इनके लिए सामान्य था। बड़ा धंधा तो 100 करोड़ से ऊपर का माना जाता था। लूव्रज ने अपनी घड़ी से कसाई जिंजीत से संपर्क किया। कसाई, 3 दिन पहले तुमने कहा था कि जैसे ही फोटो वाले लड़के का पता चले तुरंत बताना, है ना? तुमने देव को देखा? तुरंत लोकेशन बताओ, 10 करोड़ इनाम दूंगा, जिंजीत ने जल्दी कहा। हाँ, कसाई, 10 करोड़, इतने में तो मेरे दांतों के बीच की जगह भी नहीं भरती। मजाक कर रहे हो क्या? लूव्रज ने कटाक्ष किया। जिंजीत चुप हो गया, फिर बोला, तो बताओ कितना चाहते हो? 300 करोड़ और हम उसे मार देंगे। सौदा तय। 300 करोड़? तुम पागल हो क्या लूव्रज? एक नौसिखिए जागृत योद्धा के लिए 100 करोड़ इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 100 करोड़ में सौदा तय, लूव्रज ने तुरंत हामी भर दी। 100 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी, खासकर जब टारगेट एक नया जागृत योद्धा हो। कसाई, तैयार रहो पैसे ट्रांसफर करने के लिए, अब हमारी बारी है। उसने घड़ी बंद की और कहा। भाइयों, काम आ गया है। कसाई ने 100 करोड़ का सौदा तय किया है उन 4 को मारने पर। हाँ, कैप्टन, इतने पैसे तो कभी आसान शिकार में नहीं मिले। चलो निकलते हैं, अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। लूव्रज और उसके 4 साथी देव की टीम के पीछे उड़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक संकरी गली में देव और बाकी तीनों मलबे के बीच से सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। देव, मुझे उस टीम की पहचान याद आ रही है जिसके नेता ने आंख पर पट्टी और यांत्रिक हाथ पहना था, वो शायद वही कुख्यात कोबरा लूव्रज है। वो वाइपर टीम थी, लिकिंशु ने कहा।
कोबरा, लूव्रज, उसकी तो बहुत ही बुरी छवि है, शीमिंग ने कहा। बुरी नहीं, बहुत ही खतरनाक। सुना है, वह और उसकी टीम जंगल में दूसरे मार्शल आर्टिस्ट्स का शिकार भी करती है। अक्सर शिकार छीनते हैं या चुपचाप हत्याएं कर देते हैं। उनकी छवि ब्लड शैडो टीम जितनी ही बदनाम है। अच्छा हुआ कि हमने कोई टकराव नहीं किया, वरना बड़ी मुसीबत हो जाती, ली किनशू ने चिंतित स्वर में कहा। चलो, हम शहर के पश्चिमी इलाके में पहुंच चुके हैं। किसी ऊंची इमारत पर चढ़ते हैं और दूरबीन से बिच्छू पूंछ वाले कुत्तों की तलाश करते हैं। देव ने एक लताओं से ढकी ऊंची इमारत की ओर इशारा किया और सभी उसी ओर बढ़ गए। काउंटी 0504 के जंगल में एक 16 मंजिला इमारत की छत पर, जिस पर विशाल लताओं ने आच्छादित किया था, चुजो, लिंगजान, शिमिंग और लीकिंगशी प्रत्येक दूरबीन थामे हुए थे। वे छत के किनारे पर झुके हुए थे और लताओं के बीच से नीचे की लंबी सड़कों को देख रहे थे। वास्तव में उजड़े हुए शहर में बहुत सारे राक्षस हैं, चुजो ने धीरे से अपने आप से कहा। उसकी नज़र में राक्षसों के समूह दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर में उसने सैकड़ों राक्षस देखे। कोई आश्चर्य नहीं कि कहते हैं कि उजड़ा शहर खतरनाक है। यहाँ इतने सारे राक्षस हैं और सबसे कम स्तर का तो बेस्ट सोल्जर लेवल है। यहाँ तक कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी अगर सैकड़ों राक्षसों के बीच फंसे तो बच नहीं पाएंगे। ली किंगशी ने गंभीर मुद्रा में कहा। वहाँ देखो, ये बिच्छू पूंछ वाले कुत्ते हैं। शिमिंग अचानक नीचे की ओर इशारा करते हुए बोला। चुजो, लिंगजान और ली किंगशी ने तत्परता से अपनी दूरबीन उठाई और शिमिंग की ओर इशारा की दिशा में देखा। वे जल्द ही देख पाए कि सड़क के एक मोड़ से बिच्छू पूंछ वाले कुत्ते आ रहे थे, जो बैल के आकार के थे। इन बिच्छू पूंछ वाले कुत्तों में से अधिकांश पुराने युग के कुत्तों की विशेषताओं को बनाए रखते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके पीछे एक तेज बिच्छू की पूंछ भी थी। 30 से अधिक भूरे बिच्छू पूंछ वाले कुत्ते एक गुलाबी बालों वाले बिच्छू पूंछ वाले कुत्ते के इर्द गिर्द घूम रहे थे और धीरे धीरे सड़क पर चल रहे थे। गुलाबी बिच्छू पूंछ वाला कुत्ता सामान्य भूरे बिच्छू पूंछ वाले कुत्तों से 2 गुना बड़ा था। कई भूरे बिच्छू पूंछ वाले कुत्ते गुलाबी कुत्ते को डरते हुए देख रहे थे। ये कुत्ते एक मांस का टुकड़ा पास में पाए और खुद से खाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने वह मांस गर्व के साथ गुलाबी बिच्छू पूंछ वाले कुत्ते के सामने रखा। भूरे बिच्छू पूंछ वाले कुत्ते तभी मांस खाना शुरू करते थे जब गुलाबी बिच्छू पूंछ वाले कुत्ते ने पहले उसे खा लिया और फिर उसे छोड़ दिया। ये बिच्छू पूंछ वाले कुत्तों की रानी है। हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि इतनी जल्दी बिच्छू पूंछ वाले कुत्तों की रानी से मिले। और इसके पास केवल 30 सामान्य बिच्छू पूंछ वाले कुत्ते हैं। चुजो और बाकी 3 खुश हो गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतने जल्दी बिच्छू पूंछ वाले कुत्तों की रानी मिल जाएगी। इसके अलावा इस बिच्छू पूंछ वाली कुत्तों की रानी के पास सिर्फ 30 सामान्य बिच्छू पूंछ वाले कुत्ते थे। साधारणतः बिच्छू पूंछ वाले कुत्ते बहुत ही प्रजननशील होते हैं और उनका समूह काफी बड़ा होता है। यहाँ तक कि 100 कुत्तों का एक समूह भी अन्य बिच्छू पूंछ वाले कुत्तों के समूहों में छोटा ही माना जाता था। अधिकांश बिच्छू पूंछ वाले कुत्ते समूहों में 500 से अधिक होते थे, कुछ के पास तो 1000 तक भी होते थे। रानी के पास हमेशा कम से कम 100 सामान्य बिच्छू पूंछ वाले कुत्ते होते थे, लेकिन यहाँ केवल 30 के आसपास थे। ये बहुत दुर्लभ था। ये चूंकि उनके लिए अच्छा था, इसलिए वे खुशी से योजना बनाने लगे। थोड़ी देर में ली किंगशी बिच्छू पूंछ वाले कुत्तों की रानी के पास छिपकर उसे निशाना बनाएगी। अगर एक शॉट में इसे खत्म कर दिया तो सबसे अच्छा होगा। अगर मरने से रह गया तो शिमिंग और मैं 30 से अधिक कुत्तों के बीच में घुसकर रास्ता बना लेंगे। फिर लिंगजान हमारे पीछे आकर रानी को खत्म करने में हमारी मदद करेगा। चुजो ने धीरे से अपनी रणनीति बताई। समझ गए, लिंगजान और बाकी दोनों ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, अब चलो, जल्द ही खत्म करें। चुजो और बाकी 3 लोग तेजी से नीचे उतर गए। फिर ली किंगशी तुरंत एक झपकी में गायब हो गई और एक पास के भवन के अंदर बिच्छू पूंछ वाली कुत्तों की रानी के पास पहुंच गई। चुजो और बाकी दोनों ने दीवार से सटे हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद वे बिच्छू पूंछ वाले कुत्तों की रानी से 300 मीटर दूर आकर रुके। बिच्छू पूंछ वाले कुत्तों की नाक तेज होती है और वे बहुत सतर्क होते हैं। यदि वे आगे बढ़े तो वे जल्द ही पकड़े जा सकते थे। चुजो और बाकी दोनों ने अपनी सांस रोकी और अपने शरीर में ताकत जमा की, जैसे 3 जंगली जानवर एक साथ बाहर निकलने वाले हों। फिर अचानक एक तेज रोशनी चमकी। एक ऊर्जा बॉल बिच्छू पूंछ वाली कुत्तों की रानी के सिर में लगी। हौ! बिच्छू पूंछ वाली कुत्तों की रानी एक भयंकर चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ी। चुजो के चेहरे पर एक चमक थी। वह पहले बढ़ा और फिर शिमिंग के साथ मिलकर रास्ता बना दिया। ये योजना सही है। जिला 0504 के एक जर्जर इमारत में सालों ने घात लगाई मुझ पर। वाइपर टीम की औकात देख ली। याद रहेगा सब। शिवराज धूल से ढके एक पत्थर पर लेटा हुआ था, बदन तड़प रहा था, पर गालियां देने से पीछे नहीं हट रहा था। देव और लवांश को राहत मिली कि वो इतनी चोट के बाद भी अपने पुराने तेवर में था। कृतिका ने उसके घाव का ध्यान से निरीक्षण किया।
अच्छा हुआ हड्डियां नहीं टूटी हैं, मामूली घाव है। उसने बैग से एक हरी दवा निकाली और सुई से शिवराज की खाल के पास इंजेक्ट करते हुए बोली। हाय धीरे मेरी महारानी कृतिका। शिवराज की आंखें सिकुड़ गईं, होठों पर तिरछी मुस्कान थी। घायल आदमी हूं, कुछ नरमी तो बरतो। नरमी? कृतिका मुस्कराई, फिर चाकू निकाला और उसकी ओर इशारा करते हुए बोली, कितनी नरमी चाहिए? चाहो तो और छेद कर दूं। वो वाकई उसके शरीर पर एक जगह देखने लगी, जैसे सोच रही हो कहाँ वार करूं। रुक जा, माफी, तू बहुत नर्म दिल है। शिवराज का चेहरा चाकू की नोक के पास आते ही सफेद पड़ गया। डॉन अमृत औषधि सही काम करती है, बस महंगी बहुत है। इंजेक्शन लगते ही खून रुक गया और शिवराज का चेहरा भी थोड़ा बेहतर लगने लगा। ये वही हरी औषधि थी डॉन अमृत। यह एक जीन आधारित औषधि थी जो जीवन जैविक निगम द्वारा बनाई गई थी, जो त्वचा और मांसपेशियों की चोटों को तुरंत भर देती थी। हर योद्धा टीम के पास ये होनी ही चाहिए थी। जंगल में राक्षसों से लड़ते समय चोट लगनी आम बात थी, पर इसकी कीमत बहुत थी। एक ट्यूब की कीमत थी 3 लाख अलायंस डॉलर, और यह हड्डियों पर काम नहीं करती थी। अच्छा हुआ हड्डियां नहीं टूटी। अब 3-4 दिन में तुम फिर दौड़ने लगोगे, कृतिका ने कहा, फिर देव की तरफ देखा। लेकिन देव, अभी तो तुम उसे उठा नहीं पाओगे। कोई बात नहीं, देव ने शांत स्वर में कहा, अगले 2 दिन मैं इसे पीठ पर उठा लूंगा। शिवराज हट्टा कट्टा था, शरीर स्टील की तरह मजबूत, वजन होगा करीब 115 किलो। लेकिन देव के लिए यह कोई चुनौती नहीं थी। उसने वज्र शरीर साधना का पहला स्तर पूरा कर लिया था और उसका शरीर पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। अब वह शिवराज को पीठ पर लेकर भी आसानी से अपनी छाया चाल चला सकता था। हा 2 दिन की सेवा के लिए शुक्रिया बॉस देव। शिवराज मुस्कुराया। अगर देव घायल होता तो वो भी वही करता। देव, वाइपर टीम यहाँ आ रही है। अचानक लवांश दीवार के पास गया और उस दरार से देखा, वो 5 दूसरी इमारत के नीचे हैं। हरामियों ने घात लगाए, अब पीछा कर रहे हैं, शिवराज ने थूका। देव ने दीवार के पास जाकर देखा, वाइपर टीम के 5 सदस्य उनकी ओर बढ़ रहे थे। शिवराज घायल है, अब लड़ना ठीक नहीं, पीछे हटते हैं। कृतिका, यहाँ कुछ रिमोट बम लगा दो। जब वो अंदर आए, बम फोड़ देना, हमें समय मिल जाएगा। देव ने कहा और तुरंत शिवराज को पीठ पर उठा लिया और एक रास्ते से बाहर निकल गया। लवांश पीछे पीछे भागा। कृतिका ने दीवार की हालत देखी। ये भार लेने वाली दीवार दरारों से भरी है। 3 बम काफी होंगे। उसने बैग से 3 गोल बम निकाले और दीवार पर चिपका दिए। बीप बीप बीप। बम दीवार से चिपकते ही हल्की इलेक्ट्रॉनिक आवाज करने लगे। कृतिका ने एक बार वाइपर टीम की दिशा में देखा, फिर छाया बनकर निकल गई। कुछ मिनट बाद वाइपर टीम के 5 लोग अंदर घुसे। कैप्टन, लगता है भाग गए, लूजिन ने कहा। भागे? पंगशान ने हंसते हुए कहा, बच नहीं सकते। लूवो की नज़र चारों ओर घूम रही थी। तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बम लगे हैं, सब बाहर। उसने दहाड़ लगाए। बाकी सदस्य भी चौंक गए, जान बचाने के लिए पूरी ताकत से बाहर भागे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, तीनों बम एक साथ फट गए। दरारों वाली दीवार टूट गई। विस्फोट की लहर लूवो और टीम के पीछे फैल गई। धड़ाम, इमारत भरभरा कर गिरी। धरती हिली, धूल आसमान तक छा गई। 3 मील दूर देव, शिवराज और लवांश ने मुड़कर देखा और अवाक रह गए। उन्हें नहीं लगा था कि कृतिका बिल्डिंग को उड़ा देगी। गजब किया, देव ने अंगूठा दिखाते हुए कहा, तूने मेरा बदला ले लिया। वाइपर टीम को या तो चोट लगी होगी या कम से कम खामियाजा भुगतना पड़ा होगा। वाह, शिवराज ने जोर से हंसते हुए कहा। सटीक निशाना, लवांश ने तारीफ की। कृतिका ने बस हल्की मुस्कान दी, आत्मविश्वास से भरी हुई। इधर वाइपर टीम धूल के गुबार में से बाहर निकली खस्ताहाल। लूवो को छोड़कर बाकी तीनों घायल थे। कैप्टन, डिंगचौ अंदर ही दब गया। स्नाइपर सुनलॉन की आंखें लाल थीं, गुस्सा भरा हुआ। वाइपर टीम पर कभी इतना भारी हमला नहीं हुआ। पंगशान ने ढाल जमीन पर मारी, दरार आ गई। हमें बदला लेना होगा, लूजिन ने कहा। उसका हाथ लहूलुहान था। लूवो ने गहरी सांस ली। उसकी एकमात्र आंख में आग सी जल रही थी। उसका यंत्रिक हाथ कस गया। चिंता मत करो, बदला लेंगे। अब तो उन्हें सिर्फ मारना नहीं है, दर्दनाक मौत देनी है। उसकी आवाज में ऐसा जहर था कि रूह कांप जाए। कैप्टन, आसपास के राक्षस इस धमाके से आ रहे हैं, सुनलॉन चिल्लाया। लूवो और बाकी लोगों ने चारों ओर देखा, राक्षसों की भीड़ पास आती दिख रही थी। अब उन्हें बदला नहीं, पहले बचाव की चिंता करनी थी, वरना वे खुद खत्म हो जाते। वाइपर टीम के 4 सदस्य एक सुनसान गली से होकर सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे थे, जहां चारों ओर जंगली पौधों ने इमारतों को ढक लिया था। अचानक पास की एक बिल्डिंग की छत से एक राक्षस की लाश उनके सामने गिर पड़ी। सावधान, हटो। सभी चारों ने तुरंत उसे देख लिया और कुशलता से झुककर बच गए। लेकिन लाश जमीन पर गिरने से पहले ही जोरदार धमाके के साथ फट गई।
मांस के टुकड़े चारों ओर बिखर गए, कुछ उनके शरीर से चिपक गए। धत्तेरी, ये खून रक्तभेड़ी का है। ये प्राणी बेहद प्रतिशोधी होते हैं। अगर इन्हें पता चल जाए कि इनके साथियों को मारा गया है तो पूरा झुंड जान देने को तैयार हो जाता है। राघव के चेहरे पर डर साफ था। कप्तान, लगता है आसपास रक्तभेड़ियों का झुंड है। जरूर देव और उसके साथियों ने एक को मारकर इसका इल्जाम हम पर डाल दिया है। रणवीर दांत भींचते हुए बोला। जय ने जोड़ा, इनका सूंघने का अंदाजा बहुत तेज है। 5 किलोमीटर दूर से ही गंध पकड़ लेते हैं। हमें फौरन निकलना होगा। तभी चारों दिशाओं से भयंकर गुर्राहट गूंजने लगी। लगता था जैसे दर्जनों रक्तभेड़िए बदला लेने दौड़ पड़े हों। भागो, राघव ने छत की ओर घूरते हुए गुस्से में कहा और टीम के साथ तेजी से वहां से हट गया। लेकिन जितनी जल्दी वे भागे उतनी ही जल्दी 100 से ज्यादा रक्तभेड़ियों ने उनका पीछा कर लिया। आधे दिन बाद वे 5 किलोमीटर दूर एक टूटी पुलिया पर पहुंचे। सभी बुरी तरह घायल थे। राघव तक की देह पर दांतों के गहरे निशान थे। रणवीर, जय और अश्विन थककर वहीं बैठ गए। पिछले 3 दिन से वे लगातार देव और उसकी टीम का पीछा कर रहे थे। शुरू में उन्हें लगा था कि एक नई टीम को कुचलना आसान होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। देव और उसके साथी सिर्फ बच नहीं रहे थे, वे हमला भी कर रहे थे, जाल बिछाते थे, झुंडों को उनके पीछे छोड़ देते, यहां तक कि हमला तब भी होता जब वे खुद को हल्का कर रहे होते। और सबसे खतरनाक बात, वो लगातार तेजी से सीख रहे थे, लड़ाई में निपुण होते जा रहे थे। राघव की आंखों में नफरत की आग थी। अब इनाम की चाह नहीं, सिर्फ बदला चाहिए था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक खंडहर की तहखाना में देव, विवेक, अर्जुन और कीर्ति स्तब्ध खड़े थे। उनके सामने मुट्ठी जितने करीब 100 सफेद सांपों के अंडे रखे थे। ये देखो, इन पर काले सफेद निशान हैं, ये तो सुनहरा छत्र कांस्य वलय नाग के अंडे लगते हैं। कीर्ति ने ध्यान से एक अंडा दिखाते हुए कहा। वो तो बड़ा जहरीला नाग होता है, अर्जुन ने आश्चर्य से कहा। बचपन पार करते ही उच्च स्तरीय योद्धा बन जाता है और हर दूसरा नाग असाधारण स्तर तक भी पहुंच सकता है। जबरदस्त चीज है ये। देव की आंखों में चमक थी। अगर हम ये सारे अंडे खा जाएं तो मेरे गुनाह में जबरदस्त इजाफा होगा। देव ने झटपट अंडों को समेटना शुरू किया। उसने उन पर दवा का चूर्ण छिड़का ताकि उनकी गंध छुपी रहे। वैसे राघव का उपनाम है कोबरा, क्यों न उसे एक तोहफा दिया जाए, देखेंगे कौन ज्यादा जहरीला है, वो या ये नाग। सभी ने मिलकर अंडे बांध लिए और निकल पड़े। कुछ समय बाद 2 विशालकाय नाग उस तहखाने में लौटे। उनकी लंबाई 50 मीटर से ज्यादा थी, गर्दन पर सुनहरा छत्र और शरीर पर चांदी के वलय। अंडों को न देखकर दोनों नाग पागल हो गए। एक सर्पिल आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी, दीवारों से टकराने की तेज आवाज आई और अगले ही पल वे दोनों नाग बवंडर की तरह तहखाने से बाहर निकले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2 दिन बाद राघव और उसकी वाइपर टीम फिर से देव की तलाश में खंडहरों की ओर बढ़ रही थी। एक बार फिर एक राक्षस की लाश ऊपर से गिरी और फटी, लेकिन अब वे इतने आदी हो चुके थे कि समय पर बच निकले। क्या वे समझते हैं कि हम मूर्ख हैं जो वही चाल दोबारा खाएंगे? राघव ने तिरस्कार से कहा और रेत से खून पोंछते हुए ऊपर चढ़ गया। जब वे बिल्डिंग की छत पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, बस एक लाल रंग के खून से बना हुआ मुस्कुराता चेहरा और लिखा हुआ संदेश था। नाग नृत्य सम्मेलन में आपका स्वागत है। मुस्कान के 2 आंखें अंडे की जर्दी से बनी थीं। रणवीर और अन्य गुस्से में थे, लेकिन राघव ने जैसे ही गंध महसूस की उसकी चेतना सतर्क हो गई। धमाक! तभी एक विशाल छाया छत के फर्श से फूटकर निकली और रणवीर को बीच से काट दिया। एक और काली छाया बेलों से निकलकर अश्विन को निगल गई। धत्तेरी, ये वही सुनहरा छत्र कांस्य वलय नाग हैं। फिर से फंसे हम, राघव चीखा। उसने बिना देर किए अपना यांत्रिक हाथ एक नाग पर चलाया। दोनों पीछे हटे, कोई हार जीत नहीं हुई। पर जय उस दूसरे नाग के हमले में छत से नीचे गिर पड़ा। दूर एक और छत पर देव, विवेक, अर्जुन और कीर्ति मांस भूनते हुए मजे से दूरबीन से तमाशा देख रहे थे। देव भाई, आप तो गजब हैं। ऐसा नाग नृत्य सम्मेलन कौन सोच सकता है? अर्जुन हंस पड़ा। पर एक बात है, कीर्ति बोली, राघव बहुत ताकतवर है। शायद ये नाग उसे न मार सकें। देव ने आंखों में आत्मविश्वास के साथ कहा, तो फिर मैं खुद देख लूंगा कौन ज्यादा विषैला है, कोबरा राघव या ये दोनों नाग। छत पर देव, ललित, मिहिर और अर्जुन दूरबीन से लड़ाई देख रहे थे। ये नाग वंश का नागेश वाकई साधारण नहीं है। उसकी शक्ति एक जागृत योद्धा की सीमा तक पहुंच चुकी है। 2 सुनहरी छत्र चांदी कुंडल नाग मिलकर भी उसे मार नहीं पा रहे। बालकनी पर नागेश अकेले ही उन 2 50 मीटर लंबे नागों से टकरा रहा था। टकराव से इमारत हिल रही थी, दीवारें टूट रही थीं, बालकनी चकनाचूर हो गई और अंत में पूरी ऊपरी मंजिल ढह गई। धूल और मलबे में तीनों गिर पड़े, नागेश और दोनों नाग। इमारत के भीतर की दीवारें चीरती हुई, ईंटें चारों ओर बिखर रही थीं। लगता है ये 2 नाग भी नागेश को नहीं मार पाएंगे। चलो, पुराने जान पहचान की खातिर उसे विदा कर ही देते हैं।
देव मुस्कुराया और छत से छलांग लगा दी। कप्तान, आप तो बहुत सभ्य हो। ललित भी कूद पड़ा। मिहिर दोनों को देखकर भौचक्का रह गया। उसके पैर की चोट अभी ठीक ही हुई थी, कूदने पर कहीं चटनी न बन जाए। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसे उठा लिया और खुद के साथ कूद पड़ा। अर्जुन, क्या तुम भी देव की तरह मुझे पीठ पर नहीं लाद सकते थे? माफ करना, मैं नहीं कर सकता। किसी सुनसान गली में खून से सना नागेश दीवार से टिककर बैठ गया। होंठों से खून पोंछते हुए उसकी आंखों में ठंडापन था। उसकी टीम विषादल अब समाप्त हो चुकी थी। वह अपने अंतिम साथियों जैसे पंकज को याद कर रहा था जिसे एक नाग ने निगल लिया था। नागेश की शक्ति दोनों नागों से अधिक थी, लेकिन वे दोनों पागल हो चुके थे अपनी जान की परवाह किए बिना उसे खत्म करने पर उतारू। आखिरकार उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और दोनों नागों को गंभीर रूप से घायल करके बच निकला। देव, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं छोड़ेगा? मुझे ही क्यों? देव अचानक सामने आ खड़ा हुआ। नागेश की पुतलियां सिकुड़ गईं। देव की उपस्थिति में उसे अनजाना खतरा महसूस हुआ। हमारी कई बार भिड़ंत हो चुकी है, लेकिन ये हमारी दूसरी आधिकारिक मुलाकात है। देव मुस्कुराया। एक सवाल पूछ सकता हूँ? तुम्हारे विषदल ने हम पर हमला क्यों किया? नागेश पहले चौंका, फिर हंस पड़ा। जिन जय हिंद ने तुम्हारे सिर की कीमत 100 करोड़ लगाई थी। अच्छा सौदा था, छोड़ते कैसे? पर अफसोस, तुम्हारी असली कीमत तो 500 करोड़ है। अब उसे जिन जय हिंद से कोई लगाव नहीं था, उसे अब उससे नफरत थी। जिन जय हिंद। देव की आंखों में क्षण भर के लिए क्रोध चमका, फिर उसने हल्के से मुस्करा कर कहा, तुम्हारे जवाब के लिए धन्यवाद, ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। उसने जेब से एक बम निकाला और नागेश की ओर उछाल दिया। तोहफा? नागेश ने स्वाभाविक रूप से हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही देखा कि वह बम है, उसका चेहरा पीला पड़ गया। देव, तेरे बाप को गाली। वह पीछे की ओर भागा। बूम! बम फटा और पास की दीवार ध्वस्त हो गई। नागेश समय रहते बच गया। मैं तो इतनी विनम्रता से तोहफा दे रहा था और तुमने ठुकरा दिया। अब तुमने मुझे नाराज कर दिया है, और जब मैं नाराज होता हूं तो किसी को मारना चाहता हूं। देव ने पलक झपकते ही मृगतृष्णा चाल का प्रयोग किया और नागेश के सामने आ गया। उसकी त्वचा धीरे धीरे धातु में बदलने लगी और उसके शरीर पर चांदी की चमचमाती कवच उभर आए। धड़ाम! दोनों में घूंसे भिड़े। नागेश की यांत्रिक बांह चकनाचूर हो गई। आंतरिक चोटें इतनी गहरी थीं कि खून के साथ अंगों के टुकड़े बाहर आ गए। तू उच्च जागृत योद्धा बन चुका है। नागेश को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे जिन जय हिंद से मिली जानकारी के अनुसार देव ने हाल ही में जागरण रेल में प्रवेश किया था। अभी शुरुआती स्तर पर होना चाहिए था। सही पहचाना, पर अफसोस इसका कोई इनाम नहीं है। देव ने अपनी पीठ से अजगर कटार निकाली और बिजली की गति से वार किया। नागेश का सिर धड़ से अलग हो गया। बॉस, आप तो गजब हो। अर्जुन, मिहिर और ललित वहां पहुंचे और ये दृश्य देखकर दंग रह गए। नागेश जैसे योद्धा को मार देना कोई मामूली बात नहीं थी। ये साबित करता था कि देव अब साधारण जागृत योद्धा नहीं रहा। देव ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने ऊपर देखा। सामने की इमारत की छत पर एक विशाल आकृति खड़ी थी। जिन जय हिंद। देव ने उसकी तस्वीर पहले देखी थी। जैसे ही उसकी नज़र उस आकृति पर पड़ी, वह पहचान गया। जिन खानदान का जिन जय हिंद वहीं खड़ा था। तू खुद ही करेगा ये सब? देव बुदबुदाया और सामने खड़े जिन जिंदल को घूरते हुए मुस्कुराया। उसके पूरे शरीर में ऊर्जा संचित हो रही थी। अब वह भी एक उच्च स्तरीय जागृत योद्धा बन चुका था। साथ ही उसने एक्सट्रीम टाइटेनियम गोल्डन बॉडी का पहला स्तर और इंटेंट लेवल कर्व्ड हैंड ब्लेड जैसी विधाओं में भी महारत हासिल कर ली थी। इसलिए अब उसे जिन जिंदल से डर नहीं लगता था। विपिन, सिद्धांत और रघु ने भी देव में आए इस परिवर्तन को महसूस किया और उसकी निगाहों का पीछा करते हुए जिन जिंदल को देख लिया। कोई नया दुश्मन है क्या? वे तीनों तुरंत सतर्क हो गए। एक ऊंची इमारत से जिन जिंदल नीचे खड़ा देव और उसके सामने पड़े लव वर्मा के शव को घूर रहा था। ये मूर्ख लव वर्मा मारा गया, उसने खुद से कहा, लेकिन अब वह देव के प्रति और ज्यादा सतर्क हो गया। मैं बस एक कदम दूर हूं अलौकिक स्तर पर पहुंचने से। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ दिनों में मैं उस स्तर को पार कर लूंगा। इसलिए अभी जोखिम उठाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ही मैं उस स्तर तक पहुंचूंगा, इसे खत्म करना मेरे लिए एक चींटी मारने जैसा होगा। कहते हुए जिन जिंदल अचानक वहां से गायब हो गया। वो हमला करने नहीं आया, चला गया। देव को थोड़ी हैरानी हुई। वह जानता था कि जिन जिंदल उसे मारना चाहता था, लेकिन शायद फिलहाल उसे खुद पर पूरा भरोसा नहीं था। वह इंतजार करेगा जब तक पूरी तरह निश्चिंत न हो जाए। क्या वो वाकई जल्दी ही अलौकिक स्तर पर पहुंचने वाला है? ये सोचते ही देव के भीतर खतरे की घंटियां बज उठीं। जागृत योद्धा बनने के बाद उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उसने लव वर्मा जैसे शिखर स्तर के योद्धा को भी हरा दिया था। लेकिन अगर सामने अलौकिक योद्धा आ गया तो वह उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अलौकिक स्तर जागृत स्तर से कई गुना शक्तिशाली होता है। नहीं, मुझे भी जल्दी ही अलौकिक स्तर तक पहुंचना होगा।
देव ने खुद से कहा और फैसला किया कि वह विपिन के साथ जंगल में रहकर राक्षसों का शिकार करेगा। उसे अपने गुनाह बढ़ाने के लिए ढेर सारा राक्षस मांस चाहिए था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मौस जमी एक पुरानी कोठी में जिंदल ने एक टब को साफ किया और पास के जंगल में राक्षसों का शिकार कर उनके रक्त से वह टब भर दिया। फिर उसमें पद्मासन में बैठ गया। तूने अभी हमला क्यों नहीं किया? अचानक एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी। जिंदल की लड़ाकू वर्दी पर एक इलेक्ट्रॉनिक बटन खुद सक्रिय हुआ और उससे एक रश्मि निकली जो चांदी की चादर ओढ़े एक आकृति का रूप ले बैठी। उस चादर पर एक विशाल अर्धचंद्र का चिन्ह था। जिंदल का चेहरा देखते ही बदल गया। वह टब में ही एक घुटने पर झुक गया। स्वामी, वह लड़का अब एक उच्च स्तरीय जागृत योद्धा बन चुका है। उसने कोबरा लव वर्मा को भी मार दिया। मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं अलौकिक स्तर पर पहुंच जाऊं तभी उसे मारूं। उसके चेहरे पर भय की झलक साफ थी। वह चांदी की चादर में लिपटा शख्स कुछ देर चुप रहा। जिंदल के माथे पर पसीना छलक उठा। पहले तुमने कहा था कि तुम्हारा भतीजा जिनसेनन उसे एलिट ट्रायल में मार देगा। मैंने विश्वास किया, लेकिन तुम्हारा भतीजा मारा गया। ये पहली असफलता थी। फिर तुमने लव वर्मा की वाइपर टीम भेजी, वो भी खत्म हो गई। ये दूसरी असफलता थी। पहली असफलता के दौरान वो लड़का जागृत योद्धा बन गया। दूसरी में उसने शिखर स्तर के योद्धा को भी मार दिया। तुम जैसे लोग मानो उसकी धार तेज कर रहे हो। जिंदल, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास अब सिर्फ एक आखिरी मौका है। इस बार तुम्हें खुद जाकर उसे मारना होगा और 1 सप्ताह के भीतर मैं उसकी मौत की खबर सुनना चाहता हूं। अगर न कर सके तो खुद मर जाना। इतना कहकर वो चांदी की आकृति गायब हो गई। हरामजादा, जिंदल ने टब पर मुक्का मारा। टब फट गया और राक्षसी रक्त बह निकला। उस चांदी की आवाज बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। अगर मैंने उसे न मारा तो मैं मारा जाऊंगा। उसने अपनी कलाई उठाई और अपनी ऊर्जा चालन की। उसकी त्वचा पर एक शब्द उभरा, अमावस्या। करीब 1.5 साल पहले जब वह सिर्फ एक सामान्य शुरुआती जागृत योद्धा था, तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति उसके पास आया था। उसने उसे अमावस्या संगठन से जुड़ने का लालच दिया। संगठन से जुड़ने के बाद जिंदल को कई प्रकार के लाभ मिले। उसे वो बीस्ट ब्लड ब्रीदिंग तकनीक मिली जिसे वर्षों से संघ द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। साथ ही कई उच्च स्तरीय जेनेटिक औषधियां और लड़ाकू तकनीकें भी। इन सभी के सहयोग से उसकी प्रगति बहुत तेज हुई और अब वह उच्च जागृत स्तर की सीमा तक पहुंच गया था। लेकिन 1 महीने पहले उसे अमावस्या संगठन से एक आदेश मिला। 5वीं हाई स्कूल के देव को मारो। न कोई स्पष्टीकरण, न जानकारी, सिर्फ आदेश। जिंदल समझ गया कि मामला सामान्य नहीं है। उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि ये अमावस्या संगठन कितना शक्तिशाली और भयावह है। ऐसी तकनीकें और दवाएं जो मार्शल आर्टिस्ट मॉल में नहीं मिलती थीं, यहाँ उपलब्ध थीं। फिर सवाल था, एक साधारण हाई स्कूल के लड़के को मारना क्यों जरूरी हो गया? उसने देव की जानकारी जुटाई। देव एक बेहद सामान्य छात्र था। उसके पिता अपाहिज थे और एक निर्माण स्थल पर काम करते थे। बहन देविका एक सामान्य छात्रा। कुछ खास नहीं था उसमें, लेकिन संगठन के आदेश को टालना नामुमकिन था। इसलिए उसने अपने भतीजे जिनसेनन को तैयार किया, कीमती जेनेटिक औषधियां दिलवाकर उसे जबरदस्ती उच्च प्रशिक्षु स्तर तक पहुंचाया। सी श्रेणी की तकनीकें और अभ्यास विधियां दी। फिर उसे देव की सीट छीनने के लिए भेजा ताकि एलिट ट्रायल में देव खुद शामिल हो और जिनसेनन उसे वहीं मार दे। ये सब योजना थी, इत्तेफाक नहीं, लेकिन वो योजना भी असफल हो गई। अब उस पर ऊपर से भारी दबाव था। अब उसे खुद ही करना होगा। देव, चाहे संगठन क्यों न कह रहा हो, तुझे अब मरना ही होगा। जिंदल ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा दरिंदगी से भर गया था। जिला 0504। छटाक, एक ठंडी तलवार की चमक सुनहरी छतरी और चांदी के छल्ले वाले नाग के गले से बिजली की तरह गुजरी। विशाल सांप का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। 50 मीटर लंबा वह नाग जमीन पर गिरा, जिससे पुराने सीमेंट की सड़क में दरार पड़ गई। उससे कुछ ही दूरी पर ऐसा ही एक और सांप मृत पड़ा था। देव दोनों नागों की लाशों के बीच खड़ा था। उसने धीरे से ड्रैगन टूथ तलवार झटक कर उस पर जमे खून को हटा दिया। इन दोनों नागों को पहले ही लूवू ने लड़ाई के दौरान गंभीर रूप से घायल कर दिया था। देव ने इस मौके को जाने नहीं दिया। जब ये सांप पूरी तरह परिपक्व हो जाता है तो उसमें 50% संभावना होती है कि वह एलिट लेवल राक्षस में बदल जाए, जो एक असाधारण मानव योद्धा के बराबर होता है। इसलिए यह बिच्छू पूंछ कुत्तों की रानी से भी अधिक मूल्यवान था। एक ऐसे नाग की एक नस की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये थी और एक उच्च स्तरीय नाग को मारने पर 3000 योगदान अंक भी मिलते थे। मतलब केवल इन 2 नागों से ही देव और उसकी टीम को 6 करोड़ रुपये और 6000 योगदान अंक मिल गए। देव भाई, आप ही सबसे आगे रहते हो। अगर आप नहीं होते तो हम इन नागों को मारना तो दूर, शायद खुद ही इनका खाना बन जाते।
शिवम मुस्कुराते हुए बोला और अंगूठा दिखाया। कप्तान, हमने इस बार 4 बिच्छू पूंछ कुत्तों की रानियां मारी हैं। इसका फायदा करीब 4 करोड़ रुपये और 4000 अंक हुआ। और बीच के समय में जो अन्य राक्षस मारे उनसे करीब 2.5 करोड़ और 2500 अंक मिले। साथ ही ये 2 सांप कुल मिलाकर इस ऑपरेशन से हमें करीब 12.5 करोड़ रुपये और 12500 योगदान अंक मिलेंगे। ली किनशू ने पूरे अभियान का हिसाब बताया। ओफो, ये तो 100 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। कमाल है, असली पैसे तो योद्धा ही कमाते हैं। शिवम खुशी में चीखते हुए बोला। फिर अचानक उसने सिर पर हाथ मारा। काश वाइपर टीम के सामान से मिले बैंक कार्ड से पैसे निकाल सकते तो समझो हमारी लॉटरी लग जाती। पर बैंक कार्ड के अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है हमारे लिए, है ना? ली किनशू मुस्कुराया। हाँ, वाइपर टीम काफी मालदार थी। सिर्फ उनके शिकार की कीमत ही 6 करोड़ के करीब है। पर इस शिकार से हम कोई योगदान अंक नहीं ले सकते। अगर अलायंस को पता चला कि हमने किसी और के शिकार को अपना बताकर अंक लिए तो तीनों मार्शल आर्ट स्कूल और वैश्विक सरकार हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। देव और बाकी सभी गंभीरता से सिर हिलाते हैं। मानव अलायंस योद्धाओं को आपस में लड़ने से रोकता है क्योंकि हर योद्धा मानवता की ताकत है। पर वे ये भी जानते हैं कि जंगल में लड़ाइयां रोकना असंभव है। इसलिए जब तक किसी के खिलाफ पक्के सबूत न हो वे आंखें मूंद लेते हैं। पर अगर कोई उस शिकार को अलायंस की मान्यता प्राप्त संस्थान में ले जाकर अंक पाने की कोशिश करे तो मामला गंभीर हो जाता है, क्योंकि योगदान अंक पूरे सिस्टम की नींव हैं। अगर कोई इसमें धोखा करता है तो उसे हर हाल में खत्म कर दिया जाता है। इसके अलावा वाइपर टीम से हमें 5 उच्च स्तरीय जीन पोषण द्रव्य, 9 डॉन औषधियां और कुछ हथियार भी मिले हैं। इनकी कुल कीमत 8 करोड़ से कम नहीं है। यानी सिर्फ वाइपर टीम की बदौलत हमें 14 करोड़ से भी ज्यादा का फायदा हुआ है। ली किनशू ने हंसते हुए कहा, वाह रे वाइपर टीम, धन्य हो, और लूवू को भी धन्यवाद। ऊपर या नीचे खुश रहो। शिवम ने मजाक में प्रार्थना की मुद्रा बनाई। एक ही ऑपरेशन में 26.5 करोड़ का मुनाफा। अब समझ में आया कि लोग क्यों योद्धा बनना चाहते हैं। लिंग जन भी मुस्कुराया। हालांकि उसे भी पता था कि आम योद्धाओं की टीम इतनी कमाई नहीं कर पाती। आमतौर पर एक ऑपरेशन में उन्हें 3 से 4 करोड़ मिलते हैं। हर सदस्य को मुश्किल से 1 करोड़ भी नहीं मिलता। लेकिन शार्प ब्लेड टीम को इस बार इतनी बड़ी सफलता मिली क्योंकि उनके पास देव था, एक विचित्र प्रतिभा। और वाइपर टीम का बलिदान भी उनके काम आया। बुरा नहीं है, इस ऑपरेशन से अच्छा खासा फायदा हुआ। देव ने संतोष से कहा। अब वह इन पैसों से उच्च स्तरीय जीन पोषण द्रव्य खरीद सकता था जिससे उसकी क्षमता तेजी से बढ़ेगी। मांस खाने के मुकाबले ये पोषण द्रव्य ज्यादा असरदार थे। बीप बीप बीप, अचानक सभी की कम्युनिकेशन घड़ियां बजने लगीं। देव ने घड़ी देखी, चेहरा सख्त हो गया। संदेश था, बेटलैक्स मार्शल आर्ट स्कूल की आपात सूचना। श्री देव, कृपया तुरंत वांगडोंग शहर के दक्षिणी हिस्से के बड़े योद्धा आपूर्ति केंद्र पहुंचें। एक गुप्त मिशन में आपकी सहभागिता आवश्यक है। गुप्त मिशन? देव थोड़ी देर चौंका। बेटलैक्स स्कूल आमतौर पर मिशन नहीं देता, लेकिन अगर देता है तो वह मानवता की सुरक्षा से जुड़ा होता है। ऐसा क्या हुआ कि उन्हें गुप्त मिशन देना पड़ा? उसने देखा कि लिंग जन, शिवम और ली किनशू को भी वही सूचना मिली थी। ऐसे मिशनों में भाग लेना अनिवार्य था, ये उनके अनुबंध में था। लगता है हमें तुरंत बेस लौटना होगा। देव और बाकी 2 नागों की नसें निकालकर पैक करते हैं और पूरी गति से उड़कर बेस की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं एक पुराने इमारत में जानवरों के खून से भरे टब में बैठा जिनजिंगवू भी नेचर मार्शल आर्ट स्कूल से गुप्त मिशन की सूचना पाता है। धत्तेरी, अभी तो ब्रेक थ्रू के करीब था। वह गुस्से में बड़बड़ाता है, पर उसे पता था कि ऐसे मिशन मना नहीं किए जा सकते। अगर वह इनकार करता तो उसे नेचर स्कूल का दर्जा छोड़ना पड़ता, और वह दर्जा उसके लिए बहुत कीमती था। वह टब से निकला, अपना लड़ाकू सूट पहना और तुरंत एक छाया की तरह उड़ चला। असल में केवल देव और जिनजिंगवू ही नहीं, बल्कि ग्वांगडोंग शहर के दक्षिणी बेस के आसपास मौजूद सभी तीनों स्कूलों के योद्धाओं को गुप्त मिशन की सूचना भेजी गई थी। इसलिए सभी ने जो कर रहे थे उसे तुरंत छोड़ा और बेस की ओर निकल पड़े। आखिरकार हम लौट आए। देव, अमित, विशाल और उनकी साथी उस आपूर्ति केंद्र के सामने खड़े थे, मानो सदियों बाद किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचे हों। इस बार उन्होंने बहुत कुछ झेला था। असल में तो वे केवल जिला 0504 जाकर बिच्छू पूंछ वाले कुत्तों की रानी को मारना चाहते थे, पर अचानक वाइपर टीम उनके पीछे लग गई। वाइपर टीम जगे हुए योद्धाओं की सबसे खतरनाक टीमों में से एक थी। अगर उनकी जगह कोई और नया समूह होता तो शायद कोई भी बच न पाता। वे केवल इसलिए जिंदा लौट पाए क्योंकि देव की ताकत बेहद तेजी से बढ़ी थी। हालांकि इसके बावजूद रास्ते में कई बार जान पर बन आए। अब जब वे सुरक्षित लौटे थे तो भीतर से भावुक हो उठे। बाहर बहुत सी योद्धा टीमें जंगल से लौट रही थीं। लगता है हमें ही नहीं, औरों को भी यह गुप्त मिशन मिला है, देव ने कहा और भीतर चले गए।
देव, तुम सही सलामत वापस आ गए। त्रिशूल विद्यालय के मुख्य प्रशिक्षक संजय वर्मा तेजी से उनकी ओर बढ़े। देव को देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। वे डर रहे थे कि कहीं जंगल में देव मारा न जाए, उस प्रतिभा को उन्होंने ही खोजा था। प्रशिक्षक जी, आप यहाँ तो निरीक्षक आदित्य राणा भी आए हैं। संजय मुस्कुराए। देव और उसके साथियों को यह सुनकर झटका लगा। आदित्य राणा त्रिशूल विद्यालय के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय के 3 सबसे बड़े निरीक्षकों में से एक था। ऐसा बड़ा आदमी यहाँ क्यों आया? वे समझ गए कि ये सब शायद उसी गुप्त मिशन से जुड़ा है। उनका चेहरा गंभीर हो गया। आओ, मैं तुम्हें आदित्य राणा से मिलवाता हूँ। वे सब एक दफ्तर में पहुंचे जहां आदित्य राणा पहले से मौजूद थे। वह 40 के आसपास लगते थे, गठीले शरीर के मालिक थे। उनकी आंखें तेज थीं और बैठने का तरीका ऐसा कि जैसे कोई पहाड़ हो। देव और उसके साथी उन्हें देखते ही एक दबाव महसूस करने लगे, जैसे कोई आम आदमी किसी राक्षसी आकार के प्राणी के सामने खड़ा हो। देव, फिर मिल रहे हैं? आदित्य मुस्कुराए और एक क्षण में वह अदृश्य दबाव गायब हो गया। पिछली बार दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद सर। मैंने कहा था उसे दिल पर मत लो। संजय ने बताया था कि वो तुम्हें किसी अनुभवी टीम में भेजना चाहता था, पर तुमने खुद की टीम बना ली। कैसा अनुभव रहा? अमित और विशाल को ये बात अब पता चली और उन्हें अपने निर्णय पर गर्व हुआ। बुरा नहीं था। हमने 4 बिच्छू पूंछ रानियां मारी, 2 सुनहरी छत्र नाग भी और कई अन्य राक्षस। कुल मूल्य करीब 12.5 करोड़ बैठता है। देव ने बैग खोला और 4 बिच्छू की पूंछें दिखाईं। अमित ने 2 नाग की नसें निकालीं। बाकी ने वाइपर टीम से मिले सामान नहीं दिखाए। संजय और आदित्य स्तब्ध रह गए। वे जानते थे ये जानवर कितने खतरनाक थे, और यह टीम तो बस नए जगे हुए योद्धा ही थे। तुमने ये कैसे किया? सर, देव तो जैसे राक्षस है, उसके रहते ये सब कोई मुश्किल नहीं। विशाल हंसते हुए बोला। संजय अवाक रह गया। देव ने अभी हाल में ही शुरुआती जागृति स्तर हासिल किया था, फिर भी वह उच्च स्तरीय राक्षसों को मार रहा था। आदित्य ने उसकी ऊर्जा को महसूस किया, वह उन्नत जागृति स्तर पर पहुंच चुका था। तुम सच में उन्नत स्तर पर पहुंच गए? हाँ, मुश्किल था, पर मेहनत से मुमकिन हुआ। देव ने शांत भाव से कहा। उसने इसके लिए खूब पैसा खर्च किया, हर रोज राक्षसों का मांस खाया, ऊंची श्रेणी के पोषक तत्व पिए, और जब पैसा खत्म हुआ तो फिर से जंगल गया। उसकी ताकत मेहनत का नतीजा थी। कक्ष में कुछ पल शांति छा गई। संजय, आदित्य और बाकी सोच रहे थे, अगर ये कठिनाई है तो आसान क्या होगा? फिर आदित्य जोर से हंसे। देव, तुमने तो कमाल कर दिया। लगता है हमारे विद्यालय को एक और सितारा मिलने वाला है। कौन जाने, कल मुझे ही तुम्हारे सहारे रहना पड़े। सर, आप मजाक कर रहे हैं। मैं तो अभी शुरुआत में हूँ। देव का उत्तर संयमित था। आदित्य ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह मुख्यालय से विशेष सहयोग की मांग करेगा। देव में बड़ी संभावना थी। संजय इस बात से अभिभूत था कि उसने देव जैसे रत्न को खोजा था। मैं अभी कर्मचारियों से कहता हूं कि तुम्हारे शिकार का मूल्यांकन कर पैसे और अंकों में बदलवा दें, पर उससे पहले उस गुप्त मिशन की बात करते हैं। अब आदित्य का चेहरा सख्त हो गया और उसमें एक तीखी क्रूरता दिखने लगी। सर, आखिर ये मिशन है क्या? असल में ये मिशन जयपुर के उस प्रतियोगिता में हुए हादसों से जुड़ा है। शैडो एलायंस ने वहां मानव शरीर से संशोधित राक्षस छोड़ दिए थे। इससे तीनों मार्शल विद्यालय और दुनिया भर की सरकारें सचेत हो गईं। शैडो एलायंस बहुत खतरनाक प्रयोग कर रहा है। अगर वे नियंत्रण से बाहर हो गए तो मानव जाति पर बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए तय किया गया है कि उनके सभी प्रयोगशालाओं को खत्म किया जाएगा। ये काम लंबा चलेगा, पर इस बार हम पश्चिमी क्षेत्र में उनकी सभी ज्ञात प्रयोगशालाओं को एक झटके में नष्ट करेंगे। हमारे आपूर्ति केंद्र के पास ही एक बड़ा अड्डा है, इस बार हम वहां कोई नहीं छोड़ेंगे। देव और उसके साथियों के चेहरों पर हैरानी थी। वे नहीं जानते थे कि उस प्रतियोगिता की घटनाएं इतनी दूर तक असर करेंगी। आधी रात को आपूर्ति केंद्र के चारों ओर अचानक घोषणा गूंज उठी। सभी योद्धाओं को सूचित किया जाता है, सुबह 6 बजे तक यह आपूर्ति केंद्र मार्शल लॉ की स्थिति में रहेगा। सभी संचार बंद कर दिए गए हैं। बिना अनुमति कोई भी अंदर बाहर गया तो सीधे मारा जाएगा। फौजी दस्ते ने तुरंत ही आपूर्ति केंद्र को पूरी तरह सील कर दिया। 3 प्रमुख मार्शल आर्ट स्कूलों और सेना से जुड़े कई योद्धाओं को लाइट हाउस के नीचे इकट्ठा किया गया। लगता है कि ये लोग फिर किसी गुप्त मिशन पर निकलने वाले हैं। लेकिन इस बार क्या मिशन है? अन्य स्वतंत्र योद्धाओं ने अनुमान लगाया कि यह फिर से कोई सीक्रेट ऑपरेशन है। पहले भी ऐसा हो चुका था, हालांकि ऐसे मौके बहुत कम होते थे। जब भी सेना और तीनों स्कूल मिलकर कोई खास ऑपरेशन चलाते तो आपूर्ति केंद्र को बंद कर देते थे, ताकि किसी बाहरी को जानकारी न मिले और कोई पीछा न कर सके। चिनबाजू, क्या यही वह लड़का है जिसे तुम्हारे स्कूल ने हाल ही में खोजा है? एक करीब 35 वर्षीय भारी भरकम महिला एक 17 साल की लड़की को साथ लेकर चिनबाजू, देव और बाकी लोगों की ओर बढ़ी। उनके पीछे एक गोल मटोल चौकोर चेहरे वाला, बड़े कानों वाला एक मृदुभाषी आदमी भी था।
चिनबाजू ने मुस्कराते हुए कहा, देव, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये है फुयामिनी, आत्मा विद्यालय की प्रबंधक, और ये है हो सतीश, प्रकृति विद्यालय के प्रमुख। देव ने विनम्रता से कहा, प्रबंधक हो, नमस्ते। मैं देव हूँ। फुयामिनी और हो सतीश दोनों ने देव की ओर गौर से देखा। वे समझ गए कि चिनबाजू इस युवक को काफी महत्व दे रहे हैं, वरना इतनी औपचारिकता में परिचय नहीं कराते। फुयामिनी ने अपनी शिष्या से कहा, दिया, ये है वह प्रतिभाशाली लड़का जिससे तुम्हें बात करनी चाहिए। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, नमस्ते, मैं दिया। वह बेहद संकोची थी, उसकी नजरें देव से मिलने से बच रही थीं। देव ने मुस्कराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आगे चलकर हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। दिया की आंखों में थोड़ा आत्मविश्वास लौटा। फिर धीरे से उसने देव से पूछा, मैंने आज तक किसी को मारा नहीं है। क्या मैं मिशन पर आपके साथ रह सकती हूँ? मुझे डर लगता है। देव चौंका, लेकिन फिर मुस्कराकर बोला, बिल्कुल। दिया की मुस्कान खिल उठी, मानो कोई सफ़ेद कमल रात के अंधेरे में खिल उठा हो। फुयामिनी ने ये देखकर गहरी सांस ली। इसे तो लड़ाई सीखने लाया था, और ये तो सीधा किसी की शरण में चली गई। लगता है अब इसे और कठिन मिशनों में भेजना पड़ेगा। चिनबाजू, फुयामिनी, अब वक्त हो गया है, हो सतीश ने कहा। क्या जनरल शौर्य आ चुके हैं? चिनबाजू ने पूछा। तभी आकाश से एक सैनिक उतरता है। उसका चेहरा गंभीर और शरीर से हत्या की तीव्र गंध आ रही थी। मैं आ गया हूँ। एक नील अश्म जलवानर का पीछा कर रहा था। थोड़ी देर हो गई, उसने कहा। उसके आते ही सबकी सांसें थम गईं। इतनी भयानक हत्या की गंध किसी आम योद्धा में नहीं होती। दिया कांप उठी। सेना के योद्धा इस दृश्य को देखकर उत्साहित थे। चलिए, अब निकलते हैं। चिनबाजू, फुयामिनी, हो सतीश और जनरल शौर्य एक साथ हवा में उड़ गए। उनके पीछे सैकड़ों योद्धा भी उड़ने लगे। उड़ना, ये तो वही कर सकता है जो नियंत्रण स्तर का योद्धा हो। देव के मन में ललक जागी। वह जानता था कि यह अभी दूर की बात है, लेकिन यही सपना है। तभी ली कियान ने कहा, देव, देखो, वो रहा जिनजिंगवू। देव ने देखा, जिनजिंगवू की नज़रें उसी पर थीं। दोनों की निगाहें टकराईं। जिन के चेहरे पर बेचैनी थी। ये चिनबाजू के साथ क्या कर रहा है? अगर मैं इसे मारूं और चिनबाजू को पता चल गया तो? लेकिन वह ठान चुका था, अगर मौका मिला तो इसे आज ही खत्म कर दूंगा, वरना मुझे अपनी अंतिम चाल चलनी ही पड़ेगी। दोनों ने नजरें फेर लीं। सब योद्धा तेजी से जंगल की ओर उड़ते गए। रास्ते में कोई भी राक्षस उनके रास्ते में नहीं आया। आखिरकार वे झील के किनारे एक छोटे से पहाड़ पर रुके। यहीं रुकिए, आदेश के साथ सभी रुक गए। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, न झील में हलचल, न पहाड़ में कोई हल्कापन। तभी जनरल शौर्य ने अपनी लाल धारियों वाली सैन्य तलवार निकाली। उसने बिजली की गति से वार किया। हवा में कंपन हुआ, तलवार की छाया नीचे तक फैली। झील के पानी को चीरती हुई तलवार की धार ने पहाड़ को दो हिस्सों में बांट दिया। भीतर से एक गुप्त अनुसंधान केंद्र दिखाई दिया, पूरा का पूरा तकनीकी यंत्रों से सजा हुआ। एक विशाल अनुसंधान केंद्र पहाड़ के अंदर छुपा हुआ था, जो अब देव और उसकी टीम के सामने था। ये केंद्र मानो पूरे पहाड़ का अंदरूनी भाग खोखला कर बनाया गया था। दीवारों पर नीली रोशनी से चमकती सफ़ेद धातु की प्लेटें थीं और अत्याधुनिक यंत्र लगे थे। इस समय पूरा केंद्र अस्त व्यस्त था। सफ़ेद कोट पहने कई वैज्ञानिक इधर उधर भाग रहे थे। मारो, एक को भी मत छोड़ो, जनरल चंद्रशेखर ने ठंडी आवाज में आदेश दिया। सैकड़ों योद्धा एक साथ खुले द्वार से अंदर घुस गए। सावधान रहना, देव ने अपने साथ चल रहे रघुवीर, लवीना, शिवांश और दिव्या को चेताया और खुद आगे बढ़ा। तभी अंदर से तीव्र सायरन की आवाज गूंजी। अंदर से भारी संख्या में लोग बंदूकें लेकर बाहर आए और देव की टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ ही पलों में गोलियों की बारिश शुरू हो गई, मगर वे सारी गोलियां हवा में ही रुक गईं और पलटकर गोली चलाने वालों को ही भेदने लगीं। चीखें गूंज उठीं। कई लोग उन्हीं गोलियों से मारे गए जो उन्होंने चलाई थीं। एक मानसिक योद्धा के सामने बंदूक चलाना, खुद ही मौत को बुलावा देना है। ऊपर से फुयान की ठंडी हंसी गूंजी। सैकड़ों सैनिकों के बीच केवल कुछ विशेष योद्धा ही गोलियों से डरते नहीं थे, बाकी सामान्य जागृत योद्धा भयभीत हो उठे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि गोलियां पलटकर मार रही हैं, तो राहत की सांस ली। उन्हें अब विश्वास हो गया था कि उनकी टीम में एक शक्तिशाली मानसिक योद्धा मौजूद है। ऐसे योद्धा वस्तुओं को नियंत्रित करने में निपुण होते हैं और गोलियों जैसी चीजों से डरने की जरूरत नहीं होती। तीनों युद्ध स्कूलों और सेना के योद्धाओं का मनोबल एकदम बढ़ गया। देव भी मन ही मन इस शक्ति से प्रभावित हुआ। अब वह योद्धा बन चुका था और योद्धाओं की ताकत को बेहतर तरीके से समझने लगा था। पहले स्तर की अनुवांशिक बंदिश खोलने वाले जागृत योद्धा कहलाते हैं। उनकी जीवन ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है और वह उसे मूल शक्ति में बदल सकते हैं। उनकी ताकत, गति, प्रतिक्रिया, युद्ध कौशल और खतरे की पहचान जैसी क्षमताएं साधारण मनुष्यों से कहीं अधिक हो जाती हैं।
जब ये जीवन शक्ति और जीवन की समझ एक स्तर तक पहुंच जाती है तो दूसरा स्तर खोलने का अवसर मिलता है, तब वे असाधारण योद्धा बनते हैं। असाधारण योद्धा न सिर्फ अपनी ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि उसे किसी विशेष दिशा में केंद्रित भी कर सकते हैं। आमतौर पर असाधारण बनने के बाद 3 मार्ग खुलते हैं: सुपर बॉडी प्रणाली, तत्व प्रणाली और मानसिक प्रणाली। सुपर बॉडी प्रणाली शरीर के विकास पर केंद्रित होती है। तत्व प्रणाली प्राकृतिक शक्तियों जैसे वायु, वर्षा, बिजली, अग्नि आदि के प्रयोग से विकसित होती है। मानसिक प्रणाली में मानसिक शक्ति को विकसित कर रूपांतरण किया जाता है। ऐसे योद्धाओं को मानसिक योद्धा भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा योद्धा सुपर बॉडी प्रणाली में होते हैं, उसके बाद तत्व प्रणाली में, जो कि सुपर बॉडी के आधे के करीब होते हैं। मानसिक प्रणाली में सबसे कम योद्धा होते हैं, कभी कभी तो 10,000 में एक भी नहीं। पर इसका यह मतलब नहीं कि जो दुर्लभ है वह शक्तिशाली ही होगा। धरती के 3 सबसे शक्तिशाली योद्धा नाग, सूर्यदेव सोल और चंद्रसेन तीनों अलग अलग प्रणालियों से थे, परंतु सबसे शक्तिशाली था नाग, जो सुपर बॉडी प्रणाली से था। हालांकि विशेष परिस्थितियों में मानसिक योद्धा बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे अभी जब सारी गोलियां पलट गईं। देव ने ठान लिया कि वह भी जल्द से जल्द रत्नस्तूप ध्यान तकनीक को साधेगा। उसके पास विशेषता पटल है, उसे हर क्षेत्र में श्रेष्ठ बनना ही चाहिए। मारो कहकर देव और बाकी टीम अंदर घुसी और सामने से शत्रु योद्धा आ गए। देव ने एक पल में 3 को मार गिराया। रघुवीर, शिवांश और लवीना ने भी कोई दया नहीं दिखाई और सफेद कोट वाले एक योद्धा को मार डाला। वहीं दिव्या कांपती हुई पीछे चल रही थी। जब एक सफेद कोटधारी उसकी ओर लपका, वह डर से आंखें बंद कर चीखी, मत आओ, मत आओ। उसके हाथ अचानक हवा में लहराए और दर्जनों चाकू बिजली की गति से निकलकर उस पर टूट पड़े। सफेद कोट वाला योद्धा पलक झपकते ही मर गया। देव और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। मर चुका है। देव ने दिव्या के गाल पर हाथ रखा। देव, मुझे डर लग रहा है। दिव्या डर के मारे उसके पीछे छिप गई। फिर धीरे धीरे आंख खोलकर अपने शिकार की ओर देखा। तुम्हें डर लग रहा है? मुझे तो लगता है वो ज्यादा डरा हुआ था। शिवांश लाश के पास खड़ा होकर बोला। इस बेचारे की मौत शायद खुद उसे भी नहीं समझ आई होगी। दिव्या का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया। शायद उसने गलती से किसी को मार दिया था, वो भी इतने निर्ममता से। आगे बढ़ते हैं। दुश्मनों को मारना एक बात है, पर हमें ये भी देखना है कि यहाँ क्या क्या मिल सकता है। इतना बड़ा रिसर्च सेंटर है, जरूर यहाँ कई महत्वपूर्ण संसाधन होंगे। अगर हमें पर्याप्त प्रशिक्षण संसाधन मिल गए तो हम तेजी से प्रगति कर सकते हैं। देव की नजरें चारों ओर घूमने लगीं। लवीना, रघुवीर और शिवांश की आंखों में भी चमक आ गई। अरे, उस मिश्र धातु के बॉक्स में उच्च स्तरीय जेनेटिक पोषक द्रव्य हैं। देव ने देखा। बॉक्स में लगभग 50 बोतलें रखी थीं। हर एक की कीमत 1 करोड़ थी। इसका मतलब उस बॉक्स की कुल कीमत 50 करोड़ थी। देव का दिल उछल पड़ा। वह बिना देरी के माया गति तकनीक से उस बॉक्स की ओर दौड़ा। लेकिन सिर्फ वही नहीं दौड़ा, 2 और लोग उसी दिशा में जा रहे थे। उनमें से एक था जिनेश्वर। शैडो रिसर्च बेस। देव, अर्जुन और शैडो एलायंस से जुड़े एक काले कपड़ों में लिपटे योद्धा ने तेजी से उस अलॉय बॉक्स की ओर दौड़ लगाई जिसमें 50 उच्च स्तरीय जेनेटिक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन भरे थे। ये हमारा है। शैडो एलायंस का। काले कपड़ों वाला योद्धा ठंडे स्वर में बोला। उसने झटके से हाथ घुमाया और नीली रोशनी से चमकती 2 पल्स एनर्जी पिस्टल निकालकर देव और अर्जुन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उसने लगातार 10 से ज्यादा गोलियां दागीं। नीली ऊर्जा की गोलियां हवा चीरती हुई देव और अर्जुन की ओर बढ़ीं। देव की आंखों में एक अजीब शांति थी। जैसे ही उसने योद्धा को हथियार निकालते देखा, उसने तुरंत टाइटेनियम गोल्डन बॉडी तकनीक सक्रिय कर दी। उसकी त्वचा पर एक हल्की धातु जैसी चमक उभरी, शरीर पर चांदी जैसी कवच बनने लगी। हाथों और दाहिने पैर पर चांदी की वास्तविक कवच थी, बाकी शरीर पर उसकी आभा। साथ ही उसने फैंटम मूवमेंट टेक्निक भी प्रयोग की। उसके हर कदम के साथ 2 धुंधले प्रतिबिंब बनते गए। गोलियां उन्हीं प्रतिबिंबों को भेदती चली गईं। 2 गोलियां देव तक पहुंची भी, पर वे उसकी चांदी की कवच से टकराकर वहीं रुक गईं। सिर्फ धमाके की ताकत से उसकी गति थोड़ी कम हुई, पर उसे चोट नहीं आई। अर्जुन भी कुछ गोलियों से नहीं बच सका, मगर तभी उसके शरीर पर खून जैसी लाल कवच उभर आए और गोलियां वहीं अटक गईं। काले कपड़ों वाले योद्धा के चेहरे पर सख्त हैरानी थी। उसने ये कल्पना नहीं की थी कि कोई अपने शरीर से उसकी गोलियों को झेल सकता है। लेकिन अब उसके पास कोई मौका नहीं बचा। एक बिजली जैसी धारदार तलवार ने हवा में एक चक्र खींचा और पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी के साथ ही एक लोहे की भाला सांप की तरह फुफकारती हुई उसके दिल को भेद चुकी थी। कुछ ही क्षणों में देव और अर्जुन फिर से एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में साफ हत्या की इच्छा थी। ना कोई शब्द बोले गए, ना कोई स्पष्टीकरण।
अब उनके मन में सिर्फ एक भावना थी, हत्या। उन्होंने उस बॉक्स को भी भूल गया जिसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन थे। दोनों की परछाइयां एक साथ हवा में गायब हुईं। देव की तलवार ग्रे ऊर्जा से लिपटी हुई बिजली जैसी तेजी से लहराती हुई अर्जुन की ओर बढ़ी। वहीं अर्जुन की लाल भाला खून के ड्रैगन की तरह देव पर टूट पड़ी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, तलवार और भाले की सैकड़ों भिड़ंतें एक पल में हुईं। मूल शक्ति के विस्फोट से धातु की जमीन और मशीनें चकनाचूर हो गईं। बाकी योद्धा डर के मारे पास तक नहीं फटक सके। उसी समय रिया के पास जब ब्लड शैडो टीम भागती हुई आई तो वह डर से कांप उठी, आंखें बंद कर चिल्ला उठी, मत आओ मत आओ। मगर कुछ ही सेकंडों में जो हुआ उसने विवेक और बाकी साथियों को दंग कर दिया। ब्लड शैडो टीम के 4 सदस्य जो रिया पर झपटे थे वे सैकड़ों बार खंजरों से छलनी हो चुके थे, किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह। उनकी मौत अत्यंत दर्दनाक थी। मैंने फिर से किसी को मार दिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिया कांपती हुई विवेक और अन्य साथियों के पीछे जा छिपी, चेहरा फट पड़ चुका था। विवेक और बाकी दोनों ने अपने मन में गालियां दीं। वहीं दूसरी ओर धड़ाम, अर्जुन की भाला देव की चांदी जैसी कवच को भेदती हुई भीतर जा फंसी थी पर पूरी तरह घुस नहीं सकी। वहीं दूसरी ओर देव की तलवार ने अर्जुन की लाल कवच को चीरते हुए उसका बायां हाथ कंधे से काट डाला। खून का फव्वारा फूट पड़ा। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा शरीर मेरी भाले को कैसे रोक सकता है? अर्जुन हैरान था। वह भूल गया कि उसका हाथ कट चुका है। उसकी नज़र अब भी फंसी हुई भाले पर थी। क्या तुमने कभी सुना नहीं कि दुनिया में बॉडी टेम्परिंग टेक्निक भी होती है? अर्जुन, मरने की तैयारी कर। देव ने ठंडी मुस्कान के साथ फिर से तलवार उठाई। इस बार कर्व्ड हैंड ब्लेड की इंटेंट लेवल तकनीक से उसने वार किया। लेकिन ठीक उसी समय अर्जुन के शरीर से भयंकर खून की ऊर्जा फूट पड़ी। चारों ओर गाढ़ा खून का धुआं उठने लगा और उसका शरीर उसमें ढंक गया। एक भयानक चीख गूंजी जो किसी इंसान की नहीं थी। धड़ाम, जमीन टूट गई और खून की धुंध से ढंका हुआ वह शरीर रिसर्च बेस के दूसरी भूमिगत मंजिल में जा गिरा। मगर तब तक देव की तलवार खून की धुंध चीरते हुए उसके शरीर पर एक गहरा घाव छोड़ चुकी थी। वो अभी क्या था? जब देव ने ड्रैगन टूथ बैटल सेबर से खून की धुंध को चीर दिया तो सामने जिन जिंगवू का शरीर नहीं बल्कि एक पंक्ति में रीढ़ की तरह उठे कांटे और खून जैसी लाल चमकदार परतें दिखीं। ये किसी सामान्य इंसान का शरीर नहीं था। उसी क्षण देव को ऑपरेशन स्टॉर्म के दौरान मारे गए उस दागदार चेहरे वाले आदमी की याद आ गई, जिसकी भुजाएं भी सामान्य मानव से कहीं मोटी और काले कवच जैसी परत से ढकी थीं। क्या जिन जिंगवू का भी गिरे हुए योद्धाओं से कोई संबंध है? क्या उस पर भी कोई प्रयोग हुआ है? देव के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। अब वह सिर्फ जिन जिंगवू को नहीं बल्कि पूरे जिन परिवार को खत्म करना चाहता था। सामान्य हालात में सिर्फ जिन जिंगवू को हराने से वह जिन परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वे लोग तो बस कानून का सहारा लेकर जहांगपुर जैसे शहरों में छिप जाते थे। लेकिन अगर जिन जिंगवू का संबंध गिरे हुए योद्धाओं से था तो यह एक वैध कारण था पूरे परिवार को मिटाने का। लिंग ज़ेन, पकड़ो। देव ने जल्दी से एलॉय बॉक्स उठाया जिसमें 50 उच्च श्रेणी की जीन पोषक द्रव बोतलें थीं, उसे बंद किया और लिंग ज़ेन की ओर उछाल दिया। फिर वह तुरंत उस विशाल छेद से नीचे दूसरे तल में कूद गया जहां जिन जिंगवू गिरा था। उसे इतनी आसानी से छोड़ना संभव नहीं था। पास खड़े योद्धाओं में खुसर पुसर शुरू हो गई थी। उस लड़के का नाम शायद देव है, वही देव जिसने अभी अभी जागृति क्षेत्र के शीर्ष योद्धा जिन जिंगवू को हरा दिया। अभी कुछ देर पहले वह युद्धकुल स्कूल के निरीक्षक चंद्रेश के साथ खड़ा था। लगता है वह युद्धकुल स्कूल की नई खोजा गया प्रतिभाशाली योद्धा है। देव की ताकत देखकर वहां मौजूद कई योद्धा हतप्रभ रह गए। जिन जिंगवू जागृति क्षेत्र के योद्धाओं में सर्वोच्च था, लेकिन वह भी देव के सामने टिक नहीं पाया। जहां तक तीव्रधार टीम और रक्षछाया दल की भिड़ंत की बात थी, उस पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। जंगली इलाकों में संसाधनों के लिए दो योद्धा दलों में झड़प होना आम बात थी। दोनों पक्षों ने खुद ही हमला किया था। कोई स्पष्ट सही या गलत नहीं था। यहाँ हितों से तात्पर्य शिकार या पारिश्रमिक नहीं बल्कि ऐसे संसाधनों से था जिन पर किसी का अधिकार नहीं था, जैसे कि वो उच्च श्रेणी के पोषक द्रवों वाला बॉक्स। ऐसे मामलों में संघ अक्सर अनदेखी करता था। अगर एक टीम पीछे हट जाती तब दूसरी टीम का पीछा करना अपराध होता। इसलिए यहाँ एक अनकहा नियम था, या तो पीछे हटो और संघ तुम्हारी रक्षा करेगा, या मुकाबले में उतरो और परिणाम भुगतो। देव और जिन जिंगवू के संघर्ष को लेकर भी शायद यही नीति अपनाई गई थी। जब देव ने रिसर्च बेस का दूसरा तल पार किया तो उसका दिल दहल गया। ये तल पहले तल से 10 गुना बड़ा था। चारों ओर विशाल विशेष कांच के कंटेनर थे जिनमें किसी तरल से भरे हुए राक्षसी जीव तैर रहे थे। कुछ कंटेनर 3 मीटर ऊंचे थे तो कुछ 7-8 मीटर तक पहुंचते थे। हर कंटेनर में एक भयानक जीव बंद था, न तो वे पूर्ण रूप से राक्षस थे न ही पूरी तरह मानव।
कुछ के चेहरों पर मानवीय विशेषताएं थीं, मानव जैसे हाथ पैर, लेकिन शरीर किसी जानवर का। देव अकेला नहीं था, उसके साथ 3 प्रमुख युद्ध स्कूलों और सेना से जुड़े कई योद्धा भी वहां पहुंच चुके थे। उनमें से 1 दर्जन योद्धाओं की ऊर्जा सामान्य जागृति योद्धाओं से कई गुना अधिक थी। कुछ के शरीर विशाल और इस्पात जैसे थे, कुछ के चारों ओर आग के गोले घूम रहे थे और कुछ की आंखें भंवर जैसी गहराई लिए हुए थीं। वे शायद असाधारण क्षेत्र के योद्धा थे, लेकिन जब सभी ने उन जीवों को देखा तो उनके चेहरे सख्त हो गए। धत्तेरी, ये छाया संघ आखिर करना क्या चाहता है? इस तरह के राक्षस बना डाले। एक योद्धा जिसके चारों ओर 9 अग्नि गोलक घूम रहे थे गुस्से से बड़बड़ाया। मुझे लगा था कि छाया संघ के लोग केवल शक्ति की तलाश में हद से गुजर गए हैं, लेकिन लगता है अब वे पूरी तरह पागल हो चुके हैं। एक और भारी शरीर वाला योद्धा क्रोध से कांपते हुए बोला, अब तो तय हो गया है कि युद्ध स्कूल और सभी देशों के शीर्ष अधिकारी सही कर रहे हैं, छाया संघ के इन रिसर्च बेसों को नष्ट करना ही होगा। जैसे ही वह गहराई से विचार कर रहे थे, एक योद्धा जिसकी आंखों में भंवर सी गंभीरता थी बोला, मुझे नहीं पता कि छाया संगठन का इन राक्षसी जीवों पर शोध कितना आगे बढ़ चुका है। अगर ये बहुत गहराई तक चला गया है तो हम इंसानों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। एक अन्य योद्धा बोला, छाया संगठन ने इंसानों और राक्षसों को मिलाकर ऐसा जीव बना डाला है, ये मानव संघ की सीमाओं को बहुत पार कर चुका है। देव ने उन शीशे के कंटेनरों में रखे भयावह जीवों की ओर गहराई से देखा। उसका मन अचानक भारी हो गया। उसे एक अनजानी आशंका हुई, इन जीवों का जन्म संपूर्ण मानवता पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। राक्षस वैसे ही इंसानों के लिए बड़ा खतरा थे, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि खुद इंसानों में से ही कुछ गिरे हुए योद्धाओं ने मिलकर ऐसे राक्षसों को बनाने का कार्य किया होगा। उसके मन में एक वाक्य गूंजा जो उसने पिछले जन्म में सुना था, मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन स्वयं मानव ही है। मानव स्वभाव ही ऐसा था, अपने लाभ के लिए वे ऐसे जीव बना सकते थे जो पूरे मानव समाज के लिए विनाशकारी हों। चटाक चटाक, अचानक उस विशाल कांच के कंटेनर पर दरारें पड़ने लगीं। भीतर सो रहे राक्षसी जीव ने अपनी हिंसक आंखें खोल दीं। धड़ाम, हरियाली तराजू जैसी चमड़ी वाला एक हाथ कांच को तोड़कर बाहर आया और एक योद्धा को दबोच लिया। क्षण भर में वह योद्धा मांस का लोथड़ा बन गया। उसके बाद एक राक्षसी जीव जिसकी आकृति शेर जैसी थी, चेहरा मानव का था और दोनों हाथों पर हरे तराजू जैसी खाल थी, कंटेनर तोड़कर बाहर कूद गया। फिर कई और डरावने राक्षस जो इंसानी और राक्षसी विशेषताओं के मिले जुले रूप थे, दीवारें तोड़ते हुए बाहर निकल आए। हुआ गुर्र, भयंकर गर्जन और चीखें पूरे शोध केंद्र की दूसरी मंजिल में गूंज उठीं। वे सभी देव और अन्य योद्धाओं की ओर दौड़े। मार डालो। दर्जनों जागृत योद्धाओं और असाधारण स्तर के योद्धाओं ने मिलकर उन राक्षसों से युद्ध छेड़ दिया। पर वे राक्षस अप्रत्याशित रूप से ताकतवर थे। कुछ ही समय में 10 से अधिक जागृत योद्धाओं को चीर डाला गया। यहां तक कि असाधारण स्तर के योद्धा भी घायल हो गए। मर। देव ने चिल्लाते हुए अपनी तलवार से एक राक्षस को 2 भागों में काट डाला, लेकिन तभी एक विशाल हाथ ने उसे दूर फेंक दिया। अगर उसने अपनी अत्यधिक कठिन टाइटेनियम शरीर तकनीक न साधी होती तो शायद वह इस वार से बच न पाता। ये ठीक नहीं, ये राक्षस बहुत ही शक्तिशाली हैं, कुछ तो असाधारण स्तर तक पहुंच चुके हैं। मुझे यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। देव सोच ही रहा था कि तभी पूरा बेस जोर से हिलने लगा, जैसे आकाश से कोई उल्का गिरा हो। एक विशाल गड्ढा खुल गया। उस गड्ढे से 4 शक्तिशाली हस्तियां उतरी, चरण वाजपेयी, होशियार सिंह, फुयान चौधरी और जनरल सुदर्शन। उन्होंने जैसे ही इन भयावह राक्षसों को देखा, उनकी आंखों में आग जल उठी। छाया संगठन ने सारी सीमाएं लंघ दी हैं, मानवता के साथ विश्वासघात किया है। ये मरने लायक हैं। चरण वाजपेयी की आंखों में बर्फ सी ठंडक और शरीर से प्रचंड आक्रोश फूट पड़ा। धड़ धड़ धड़, उन्होंने एक ही पल में अनगिनत घूंसे मारे, हर वार से शक्तिशाली वायु प्रहार निकलता रहा। सभी राक्षसी जीव चंद सेकंड में चूर चूर हो गए। पूरे बेस की दीवारें तक टूट गईं। देव और अन्य योद्धा उस दृश्य को देख स्तब्ध रह गए। ये शक्ति उनकी कल्पना से परे थी। लेकिन तभी बेस फिर से हिल उठा। गुर्र, जैसे किसी प्राचीन राक्षसी जीव की गहराई से दहाड़ निकली हो। फिर अचानक दीवारों से कई मीटर मोटे और दर्जनों मीटर लंबे विशाल हाथ बाहर निकल आए और बेस के भीतर मौजूद हर किसी को पकड़ने लगे। वे किसी में भेद नहीं कर रहे थे, चाहे सैनिक हो, शोधकर्ता या बाहरी योद्धा। जिसे भी उन्होंने पकड़ा वह एक झटके में मांस का लोथड़ा बन गया। दूसरी मंजिल पर मौजूद एक असाधारण योद्धा भी इसी तरह चीखते हुए दबोच लिया गया। सब लोग तुरंत बेस छोड़ दो। चरण वाजपेयी और अन्य ने अपनी ऊर्जा शक्ति को सक्रिय किया और सभी को चेताया। उन्होंने देव और कुछ अन्य योद्धाओं को ऊर्जा कवच से घेरकर ऊपर खुले हुए गड्ढे से बाहर निकाल दिया। तीनों सैन्य संस्थानों के बचे हुए सैनिक भी किसी तरह बाहर निकल पाए, परंतु सैकड़ों में से केवल 100 के करीब योद्धा ही जीवित रह सके। देव ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि लिंगराज और बाकी साथी सुरक्षित हैं।
लेकिन चारों वरिष्ठ योद्धाओं के चेहरे काले पड़ चुके थे। आखिर उस बेस की गहराई में कैसा राक्षस छिपा है? वे भयावह कंपन की ओर देख रहे थे, जहां से उन्हें खतरे की स्पष्ट अनुभूति हो रही थी, जो उनके जैसे योद्धाओं को भी डरा दे। गड़गड़गड़, पूरा शोध केंद्र और उसके ऊपर का पहाड़ धीरे धीरे धंसने लगा। धूल का गुबार उठने लगा। उसमें से फिर निकलने लगे भयानक सफेद विशाल हाथ। वे चिल्लाते हुए लोगों को दबोचते और मसलते रहे। हर एक मनुष्य उनके हाथों में कीड़े की तरह कुचला जा रहा था। इस दृश्य को देखकर देव और अन्य योद्धाओं की रीढ़ तक सिहर उठी। अंततः वह राक्षसी जीव बाहर आ गया, जिसका शरीर 100 मीटर से अधिक ऊंचा था। वह खंडहरों के बीच खड़ा था और उसकी छाया सब पर पड़ रही थी। सबसे भयावह बात थी, उसका शरीर एक नाग जैसा था, लेकिन दोनों ओर विशाल मानव हाथ निकले हुए थे और उसके सिर पर एक विकृत स्त्री चेहरा था, बिखरे बालों के साथ। इस जीव की भयानकता ने सबके दिलों पर चोट की, मानो भयावह सपना साकार हो गया हो। ये क्या है? किस तरह का राक्षस है ये? सभी ने उस विशाल पर्वत समान आकृति को देखा और उनकी रूह कांप उठी। वो राक्षस, जो आधा मानव और आधा दैत्य प्रतीत हो रहा था, आम राक्षसों से कई गुना अधिक भयावह था। जैसे किसी स्वप्न से निकला हो। डर, सिहरन और निराशा सभी के चेहरे पर एक जैसी छाया थी। छाया संघ ने ऐसा जीव बना लिया, ये तो सीधी गद्दारी है इंसानों से। शिवम ने गालियां बकते हुए कहा, अगर ये कोई अपवाद नहीं है तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। लीलाधर ने गंभीरता से कहा। देव ने उस विशाल आकृति को देखा, जो निराशा की प्रतीक बन चुकी थी। उसके मन में बस एक बात थी, मुझे ताकतवर बनना है। वर्तमान में वो इस राक्षसी ताकत के सामने बहुत कमजोर था, जैसे धूल का एक कण। अचानक उस विकृत जीव ने तेज और चुभती हुई चीख मारी। हवा में तरंगे फैल गईं। ध्वनि की एक भयानक लहर मीलों दूर तक फैल गई। झील में लहरें उठीं, सूखे पत्ते उड़ने लगे, पेड़ चटकने लगे। रेत का तूफान कई योद्धाओं को अपनी चपेट में ले गया। कई युद्धवीरों के मुंह से खून निकल आया। यहां से हटो। देव ने फौरन लिंगेश और बाकी साथियों को पीछे हटने का इशारा किया और दूर जाकर दूरबीन निकाली। बाकी सभी युद्धवीर भी यही कर रहे थे। वो विकराल जीव इतना शक्तिशाली था कि उससे लड़ाई करना तो दूर, उसे दूर से देखना भी खतरनाक लग रहा था। अब केवल चंद्र बहादुर, हरिसिंह, फुआ और सेनापति शेखावत ही उसका सामना कर रहे थे। वो चारों गंभीर होकर उस दैत्य को देख रहे थे। तभी उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उनकी नजरों के सामने एक अभिमानी काले वस्त्रधारी युवक उस राक्षस के घने बालों को चीरते हुए बाहर आया और उसकी सिर पर बैठ गया। उसने चंद्र बहादुर और बाकी तीनों को व्यंग्यात्मक निगाहों से देखा। युद्ध कला विद्यालय के निरीक्षक चंद्र बहादुर, प्रकृति विद्यालय के हरिसिंह, आत्मा विद्यालय की निरीक्षक फुआ और फौज से सेनापति शेखावत। तुम लोगों ने मेरे बनाए इस अड्डे को तहस नहस कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, तुम लोगों ने हमारे छाया संघ के बाकी अड्डों पर भी हमला किया है। कमाल है। लेकिन तुम्हारी ये हरकतें मुझे बेहद गुस्सा दिलाती हैं। तू काली नाग है, चंद्र बहादुर ने उसकी ओर घूरते हुए कहा। हा, देखो तो सही, निरीक्षक चंद्र की नज़र कितनी तेज है। पहचान ही लिया। काली नाग मुस्कुराया। हरिसिंह, फुआ और शेखावत की निगाहें गंभीर हो गईं। वे काली नाग को जानते थे, छाया संघ के 4 युवराजों में एक, जहरीला नाग। मानव संघ की वांटेड सूची में शीर्ष 100 में आने वाला बेहद खतरनाक अपराधी। छाया संघ के युवराज, ये बहुत खतरनाक है। देव और उसके साथी दूरबीन से ये सब देख रहे थे। देव को याद आया, सिल्वर फॉक्स सुब्रत भी एक युवराज था। अगर कालीनाग इतना भयावह है तो सुब्रत भी वैसा ही होगा। देव ने चैन की सांस ली कि उस वक्त सुब्रत ने उस पर हमला नहीं किया था, वरना अब तक वो मर चुका होता। कालीनाग, आखिर तुम्हारा छाया संघ चाहता क्या है? तुमने ऐसा राक्षस बना डाला जो अगर बेकाबू हो जाए तो पूरी मानव जाति के लिए खतरा बन सकता है। क्या वाकई तुम्हारा संघ इंसानों के खिलाफ खड़ा होना चाहता है? चंद्र बहादुर की देह से ज्वाला सी उठी, वातावरण विकृत होने लगा। तुम्हारे 3 विद्यालय और फौज, क्या यही पूरा मानव समाज है? कालीनाग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। ऊपर से दिखता है कि मानव संघ ताकतवर बन रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। मैं मानता हूं कि ड्रैगन, सूर्यदेव और चंगा साहा जैसे योद्धा बेहद शक्तिशाली हैं। खासकर ड्रैगन, जिससे लोग थर थर कांपते हैं। लेकिन अगर वो एक व्यक्ति न होता जिसने रक्तस्नान कर दुनिया को झकझोर दिया था, तो आज सब कुछ अलग होता। उनका चेहरा पल भर को बदल गया। सच था, अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो मानव संघ कभी टिक नहीं पाता। अगर तुम जानते हो वो कितना खतरनाक है तो डरते नहीं हो कि फिर से तुम्हारे मुख्यालय में आकर तुम्हारे मुखिया को जमीन पर घसीट ले। चंद्र बहादुर ने तीखी बात कही। कालीनाग का चेहरा सख्त हो गया। भले ही वो जिंदा हो तो क्या, समय बदल चुका है, अब उसका युग नहीं रहा। अब छाया संघ भी बदल चुका है। चंद्र बहादुर, हरिसिंह, फुआ और शेखावत, तुम्हारे पास मौका है, हमसे जुड़ जाओ। नया युग आ रहा है और छाया संघ उसमें एक राजा होगा।
अभी भी समय है, फैसला कर लो। चारों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींच गईं, लेकिन जवाब तलवार से दिया गया। कालीनाग, तुम मुझे चंद्रबहादुर को अपने संग में बुलाने लायक नहीं हो। चंद्रबहादुर की देह अचानक 3 मीटर लंबी हो गई। इस्पात जैसी मांसपेशियां थरथरा उठीं। नीली ज्वाला उसके शरीर से उठी और जमीन कांपने लगी। वो एक नीला उल्का बनकर सीधे उस राक्षसी जीव से टकराया। कालीनाग ने आदेश दिया, मार डालो इसे। वो राक्षसी जीव चीखा। उसकी सफ़ेद हाथी जैसी बाहें चंद्रबहादुर की ओर बढ़ीं। हर एक प्रहार ध्वनि की गति तोड़ता हुआ सफ़ेद तरंगे छोड़ता गया। दूर से ऐसा लगा मानो कोई 1000 हाथों वाला राक्षस प्रलय लाने निकला हो। लेकिन 3 मीटर का चंद्रबहादुर भी कम नहीं था। धड़ाम, दोनों ही टकराकर पीछे हटे। जमीन दरक गई, एक विशाल गड्ढा बन गया। हरिसिंह हवा में ऊपर पहुंचा। बर्फ जैसी ठंडी रोशनी से पूरा आकाश ढंक गया। सैकड़ों बर्फीले भाले आकाश से गिरे, इतने तेज कि पहाड़ों को भेद सकते थे। वो भाले उस राक्षस के शरीर को छलनी कर गए। उसकी खाल तक गोली नहीं भेद सकती थी, लेकिन ये भाले आर पार हो गए। वो राक्षस तड़पता हुआ पीछे हटा। सेनापति शेखावत भी कूद पड़ा। उसका लाल चमकीला तलवार शरीर से जुड़ गया और वह बार बार राक्षस को लहूलुहान करता गया। हर वार पर खून की बारिश होने लगी। फुआ की शक्ति अलग थी। वह दूर खड़ी बस उसे देखती रही। उसकी आंखों से सफ़ेद रोशनी निकलती और राक्षस चीख उठता। फिर भी वो राक्षसी जीव बेहद ताकतवर था। इतने हमलों के बावजूद पलटवार कर रहा था। उसके विशाल हाथ, घने बाल, नुकीले दांत और आत्मचिकित्सा की शक्ति उसे बेहद खतरनाक बना रही थी। लड़ाई का मंजर हिला देने वाला था। हर एक वार किसी गगनचुंबी इमारत को गिराने जितना ताकतवर था। वे जहां जाते, जमीन तबाह होती गई। आसपास के इलाके खंडहर बनते चले गए। जो अन्य राक्षस उस क्षेत्र में थे, वे भी इस संघर्ष में मारे गए। देव और बाकी योद्धा बार बार पीछे हटते रहे। क्या ये वही शक्ति है जो असाधारण सीमा से परे होती है, जैसे चलते फिरते कयामत? देव की आंखों में हैरानी थी। अब जाकर उसे महसूस हुआ कि असली ताकत किसे कहते हैं। भयंकर युद्ध 6 घंटे तक चला। अंततः वे विशाल उत्परिवर्तित जीव, जो पहाड़ों की तरह लग रहे थे, चेन बाजू और अन्य विशेषज्ञों के संयुक्त हमले से धराशायी हो गए। उनकी मृतदेह ने पूरे वन को ढक लिया, लेकिन चेन बाजू और अन्य 3 विशेषज्ञों के चेहरे पर तनिक भी संतोष नहीं था। एक ओर तो किनलौंग भाग निकला था और दूसरी ओर इस विशाल उत्परिवर्तित जीव का जन्म इस बात का संकेत था कि कोई खतरनाक तूफान आने वाला है। अगर वह फूट पड़ा तो यह मानवता की वर्तमान स्थिति को उलट सकता है। हमें ये जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों तक पहुंचानी होगी और इस जीव की लाश को साथ ले जाना होगा। चेन बाजू बोले, यही ठीक रहेगा। हौसेहाय, फूयान और जनरल शौर्य ने सहमति में सिर हिलाया। शीघ्र ही सभी को मिशन समाप्त करने का आदेश मिल गया। मिशन समाप्त हो गया। सुनते ही सभी ने राहत की सांस ली। यह मिशन अत्यंत खतरनाक था। 300 से अधिक लोग आए थे, लेकिन केवल लगभग 100 ही जीवित लौटे। जिन जिंगबू के निशान ढूंढो, मैं उसे जिंदा या मुर्दा देखना चाहता हूँ, देव ने आदेश दिया। उन्होंने पहले रिसर्च बेस के खंडहरों में खोज की, फिर युद्ध के मैदान में, पर उसकी लाश नहीं मिली। क्या वह जीवों द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिया गया? शौर्य ने कहा। संभव है, पर जब तक उसकी लाश न देख लूं, मैं मानूंगा कि वह जिंदा है। देव बोले। इस मिशन से उन्हें भारी लाभ हुआ था। उच्च स्तरीय जेनेटिक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस, मध्य स्तरीय समाधान और युद्ध में मरे उच्च स्तरीय जानवरों की कोर सामग्री। देव को पूरा विश्वास था कि इन संसाधनों से वह अपनी शक्ति असाधारण स्तर तक पहुंचा सकता है। वे सभी बेस पर लौटे। वहां के सैनिकों ने जब देखा कि देव और उनके साथी विशाल उत्परिवर्तित जीव की लाश लेकर लौटे हैं, तो चारों ओर हलचल मच गई। अगर कभी समय मिले तो ग्वालियर बेस सिटी के स्पिरिट मार्शल स्कूल में मुझसे मिलने जरूर आना, सिया बोली और फूयान उसे ले गईं। जाते हुए वह बार बार मुड़कर देव को देखती रही। देव, शौर्य, शिखर और लीना ने भी उसे उदासी से विदा किया। मैं यहीं रुककर अभ्यास करूंगा, शौर्य बोला। मैं भी यहाँ रहकर शिकार करूंगा और अपने कौशल को निखारूंगा, लीना ने मुस्कराकर कहा। जब तुम सब यहीं रह रहे हो तो मैं क्यों पीछे रहूं, शिखर ने कहा। देव मुस्कुराया। वह जानता था कि वे सब इसलिए रुके हैं क्योंकि वह रुक रहा था। देव ने उच्च और मध्य स्तरीय न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस लेकर एकांत साधना के लिए कमरा बंद कर लिया। 5 दिन तक उसने 50 उच्च स्तरीय और 50 मध्य स्तरीय समाधान शरीर में डाले। अब वह अपने एट्रीब्यूट बोर्ड को देख रहा था। नाम, देव एडवांस्ड अवेकनिंग योद्धा। जीवन ऊर्जा 32। गुण संख्या 2375। ब्रीदिंग तकनीक लेवल 17। रंगीन भंवर रूप अपग्रेड संभव। फैंटम एक्सट्रीम टाइटेनियम बॉडी, वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन ब्लेड, ध्यान तकनीक, कव हैंड ब्लेड, किक तकनीक सभी अपग्रेड योग्य थीं। ब्रीदिंग तकनीक मूल है, पहले इसे ही चरम पर ले चलता हूं, देव ने आदेश दिया। अचानक उसका एट्रीब्यूट बोर्ड तेजी से चमक उठा। देव ध्यान मुद्रा में चला गया।
उसके चारों ओर ऊर्जा की रोशनी के कण मंडराने लगे। अब की बार रंगीन भंवर न बनकर उसकी त्वचा पर काले विकृत रेखाएं उभरीं। वे सब ऊर्जा को निगलने लगीं। बाहर से दिखाई दिया जैसे पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया हो। 3 घंटे बाद सब शांत हुआ। देव ने आंखें खोलीं। वह खुद को कई गुना ताकतवर महसूस कर रहा था। नाम देव। जीवन ऊर्जा 402-370। ब्रीदिंग तकनीक 42वां स्तर एबिस फॉर्म अपरिवर्तनीय। अब मेरी जीवन ऊर्जा 400 पार कर गई है। यह उच्च स्तर के असाधारण योद्धाओं से भी अधिक है। मैंने अभी दूसरा जेनेटिक लॉ भी नहीं तोड़ा, लेकिन साधारण असाधारण योद्धा मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। उससे कुछ दूर एक रक्तरंजित आकृति एक गुफा से निकली। हा, मैं असाधारण बन गया। देव, तुझे क्या लगा था? मैं मर गया। अब मैं तुझे खुली चुनौती देता हूं, तुझे दर्दनाक मौत दूंगा। जिन जिंगवू की आंखों में पागलपन था। वह तेजी से सप्लाई बेस की ओर बढ़ा। तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए देव का यूनिवर्सल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मज़ा आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।